तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 25 जून, बट ये इंटरव्यू इन्होंने डेट लिखी नहीं है, ये शायद 24 का ही होगा, बिकॉज आज के इंटरव्यू अभी मेरे पास में नहीं आए हैं। तो ये शायद 24 का ही होगा। 22 मिनट इनका इंटरव्यू चला था और बाबूलाल कटारा सर का बोर्ड था। कटारा सर के बोर्ड के क्वेश्चन पढ़ने में और सुनने में एक्सपीरियंस मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उनके क्वेश्चन भी डिफरेंट होते हैं और बच्चों का एक्सपीरियंस भी डिफरेंट होता है। कुछ बोलते हैं बहुत कोऑपरेटिव बोर्ड था और कुछ बोलते हैं बिल्कुल ही बेकार बोर्ड था, बिल्कुल ही बेकार, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, ऊपर से इंसल्ट और कर रहे थे। ठीक है, तो देखते हैं इनका कैसा हुआ है। चेयरमैन सर सबसे पहले, जैसे कि चेयरमैन कौन होंगे, बाबूलाल कटारा ही होंगे। आपने 10th 12th बीटेक कहाँ से की और आप अभी कहाँ पोस्टेड हो, आप एनसीसी से हो। ठीक है, ये इनसे मतलब जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन पूछा गया। फिर मेंबर ने ले लिया, मेंबर ने पूछा आपने बीटेक किस में की है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में टेक्निकल डिग्री के करके प्रशासन में क्यों आना चाहते हो। मतलब इन्होंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक करी होगी, तो उन्होंने उनको वो ही ये बीटेक वालों से पूछते ही हैं कि टेक्निकल नॉलेज लेके इधर क्यों आना चाहते हो, आप में प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ हैं। तो दोस्तों 5 अच्छाइयाँ जो हमने पढ़ी, आई एम वेरी पेस्ट, मतलब मुझ में बहुत धैर्य है, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। और प्रशासक बनने के लिए दोस्तों आप 7 जो होते हैं, मैं बहुत सत्यनिष्ठ हूँ, ईमानदार हूँ, है ना, वो सब भी बता सकते हो अगर बताना चाहो तो। लेकिन मैंने वैसे वाले गुण इसलिए नहीं बताया कि वो फिर बहुत ज़्यादा महात्मा टाइप हो जाएगा, और सबको बताए इतने महात्मा अपन होते नहीं है कि मैं ये भी बोलूँ सर मैं सत्यनिष्ठ हूँ, सर मैं वस्तुनिष्ठ हूँ, सर मैं बहुत ईमानदार हूँ, है ना। तो इतने ज़्यादा मतलब थोड़ा सा अलग ही छवि हो जाती है कि महात्मा गांधी के बाद में दूसरा महात्मा गांधी बेटा तू ही पैदा हुआ है। तो इतनी ज़्यादा बड़ाई करना भी ठीक नहीं है, बस धीरे धीरे से किस ठीक है सर, मैं हार्ड वर्क बहुत करता हूँ, मेरे में थोड़ा सा धैर्य भी मैं अपने आप में पाता हूँ सर, मैं अच्छे से किसी भी कार्य को करने से पहले उसका एक ड्राफ्ट बनाता हूँ, फिर उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर सकता हूँ सर, मुझे नई नई चीज़ें खोजने का सीखने का बहुत चाव है ना। इस तरह के गुण हम बोल सकते हैं। सर मैं एक टीम स्पिरिट भी रखता हूँ हमेशा से, और मैंने अपने कॉलेज में इन चीज़ों में भाग लिया था, वहाँ से मुझे लगता है कि मैं अच्छे से लीड कर सकता हूँ, तो मुझे में लीडरशिप क्वालिटी भी मैं ठीक ठाक सी लगती है ना। इस तरह से सिंपल से गुण बता के आप उनको अच्छे से इम्प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए अगर पूछें तो दोस्तों वो बतानी है। सत्यनिष्ठता होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, है ना, ईमानदारी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप हमसे पूछें कि आप में क्या क्या गुण हैं, तो ऑनेस्टी तो आप बता सकते हो कि सर मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, डेडिकेट हूँ काम को लेके, हार्ड वर्किंग हूँ, है ना, ये सारी चीज़ आप बता सकते हो। नहीं, कॉन्फिडेंस तो घर के काम में भी चाहिए। यूनिक क्या है, इन्होंने कहा होगा कि सर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ तो कॉन्फिडेंस तो घर के काम में भी चाहिए, इसमें यूनिक क्या है। आरएएस ही बनना है, आरपीएस बन गई तो क्या करोगी। मतलब ये लेडी हैं, लड़की हैं, तो इनको बोला कि आरएएस ही क्यों बनना है, आरपीएस बन गई तो क्या करोगी, क्योंकि लड़कियां ज़्यादातर आरपीएस नहीं भरती हैं, तो ये हमेशा फंसाने वाला क्वेश्चन होता है। आजकल आपसी झगड़े और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्यों बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये इनसे पूछा गया। अगर आपको पता चले कि कोई अफवाह फैल गई है और कोई डिस्प्यूट होने वाला है, तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ऐसी चीज़ों में ना, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, सिचुएशनल। तो अगर कोई अफवाह फैल गई है, तो सबसे पहले हम सोर्स को जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से वो अफवाह फैली है। फिर उस अफवाह के विरोध में हम भी सोशल मीडिया पे एक थोड़ा सा कैंपेन टाइप तुरंत चलवा सकते हैं, वीडियो मैसेज बना के, कि मैं अपना वीडियो बना के डाल सकती हूँ कि जो आप मैसेज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वह ओनली अफवाह है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइट पे प्रचार कर सकती हूँ। इसके साथ ही जो सेंसिटिव इलाके मुझे लगते हैं कि यहाँ पे फिर भी डिस्प्यूट होने की, झगड़ा होने की संभावना है, वहाँ पे मैं एक्स्ट्रा पुलिस वगैरह लगा सकती हूँ, एक्स्ट्रा वहाँ पे फोर्स लगा दूँ, ताकि मतलब वहाँ पे ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो। तो शुरुआती कदम तो यही होंगे, है ना। साइबर क्राइम हेल्पलाइन क्या है, तो हेल्पलाइन नंबर पूछा है दोस्तों इनसे। वुमन हेल्पलाइन नंबर हमें याद है, भ्रष्टाचार वाला याद है, एम्बुलेंस वाला याद है, अब साइबर क्राइम वाला मुझे तो नहीं याद है, और अगर इनसे पूछा है तो आपसे भी पूछा जा सकता है, तो आप ये देख लेना। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं दोस्तों हेल्पलाइन नंबर, तो ये सारे ही देख लेना आप। वुमन हेल्पलाइन नंबर कौन सा होता है, करप्शन वाला भी बहुत चल रहा है 1094, है ना। इसके अलावा एम्बुलेंस का नंबर क्या होता है ना। इसके अलावा
ये आ गया। अब साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर क्या होता है, कोरोना हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा देख जाना। कई बार जो रैपिड फायर होता है ना, कोई कई 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 बार कर लेते हैं इंटरव्यू, तब पूछा जाता है। ठीक है। फिर मेंबर सेकंड जो थी वो लेडी थी, उन्होंने पूछा हम सब जानते हैं कि महिलाओं पे बहुत से अपराध हो रहे हैं, लॉज भी बने हैं, पर क्यों नहीं उनका सही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और इस बारे में आप क्या करेंगी। तो दोस्तों ये वुमन के द्वारा पूछा जाने वाला बेसिक क्वेश्चन है वुमन से। अगर सामने वुमन बैठे भाई इतने सालों से अपराध हो रहे हैं, क्यों नहीं मिटे हैं और आप चली जाएंगी प्रशासन में, तो आप कैसे मिटाने की कोशिश करेंगी। तो दोस्तों हमारे पास कोई स्पेशल पावर नहीं होती है, हम कोई जादू की छड़ी लेके जाएंगे नहीं वहाँ पे। हमारे पास पावर वही होती है, काम भी वही होते हैं, बस इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। सरकार की योजनाएं परफेक्ट है, बहुत सारी योजनाएं सरकार ने बना रखी हैं, लाइक चिराली योजना डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए, सेल्फ डिफेंस योजना है कि वुमन पे कोई अत्याचार करे या फिर बाहर कोई फोर्सफुली कुछ करने की कोशिश करे उसे रोकने की। इतने सारे हेल्पलाइन नंबर हैं, इतने सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, है ना। लेकिन या तो हम जागरूक नहीं हैं, जागरूक है तो हमें यूज़ नहीं लेना आता, और यूज़ लेना आता है तो जो यूज़ करने के लिए जो लोग बैठे हैं हेल्पलाइन नंबर्स पे वो काम नहीं करते हैं टाइम पे। ठीक है। तो सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसे बहुत तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। कुछ हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि सर ये जो एक काम है वो प्रशासन का ही नहीं है, समाज सुधारना या फिर महिलाओं पे अत्याचार कम करना या फिर महिलाओं के बढ़ते अपराध को रोकना, हमें हमारे समाज को, सोसाइटी को, हमारी नींव को भी बदलना पड़ेगा। क्योंकि हमने बच्चों को हमेशा से ये सिखाया तुम्हें घर का काम नहीं करना, लड़कियों को ये सिखाया तुम्हें घर का ही काम करना है, तुम्हें पापा की बात सुननी है, तुम्हें भाई की बात सुननी है, और बेटों को हम नहीं सिखाते हैं। तो सबसे पहले सर कि हम अपनी लाइफ में जागरूकता लाएं, नैतिकता की शिक्षा हम दें बच्चों को शुरू से। लड़के और लड़कियों को समान समझें, सबसे पहली नींव वहाँ से तैयार होती है। सेकंड होती है सर स्कूल से। तो स्कूल में दोस्तों मतलब सर हमने बहुत सारे कार्यक्रम चला रखे हैं, बट इथिक्स जो है अभी तक हम डेवलप नहीं कर पाए हैं बच्चों में। कई बार छोटे छोटे बच्चे बहुत गलत काम कर देते हैं। तो इथिक्स हमारे कोर्स में चलाई भी जाए और बाकायदा उसे बहुत तरीके से पढ़ाया भी जाए, ताकि बच्चों में शुरू से ही एथिकल जो ये वर्च्यूज़ हैं वो डेवलप हो सके, है ना। थर्ड है कि दोस्तों महिलाओं को, सर महिलाओं को भी हम वो ट्रेनिंग देके सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग अनिवार्य कर देनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे स्थानों पे अब सरकार ने लागू करी है, लेकिन वो कागजी है, उसे अनिवार्य कर देना चाहिए। और लाइक जैसे एग्जाम्पल लिखित में होती है वैसे ही सर सेल्फ डिफेंस की भी एग्ज़ाम होनी चाहिए, हर 3 महीने में, 6 महीने में, 12 महीने में। ठीक है। ताकि लड़कियां अगर उन पर कहीं ऐसा होता है तो सॉलिड बन सके। इसके अलावा सर कि जो महिलाओं को एक मेरे इलाके में जो महिलाएं हैं उसके लिए एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर मैं बनाऊंगी, और उस हेल्पलाइन नंबर का बटन उनके फ़ोन में ना होकर लाइक उनके किसी भी निजी सामान में, लाइक उनके चश्मे में, मंगलसूत्र में, चेन में, रिंग में, ऐसी जगह हो। और उस हेल्पलाइन नंबर को मैं पुलिस से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, स्वयंसेवी संगठनों से, इन सब से एक साथ जोड़ूंगी, ताकि किसी भी महिला का कहीं भी कोई मैसेज आता है तो एक जगह से कोई कदम नहीं उठा पाए तो कम से कम दूसरा तो जाए उसको बचाने के लिए, है ना। ये सारे कदम, ये मैं अपने मन से ही बता रही हूँ, ये सारे कदम हम बता सकते हैं कि सर कुछ इनोवेटिव इस तरह का मैं करूँगी, कोई ऐप बनाऊँगी, है। ये सारे कुछ इनोवेटिव हम बता सकते हैं। मीडिया एक्टिविज्म क्या होता है ये बताइए। ठीक है। ये इनसे पूछा गया। इसके अलावा मेंबर थर्ड ने पूछा पिछले 10 साल से कहाँ रह रहे हो, बाड़मेर के बारे में 4 लाइन बताओ, रिफाइनरी में कितना तेल निकल रहा है, ये भी उनसे पूछा गया। फिर चेयरमैन सर ने पूछा आपकी हॉबी क्या है, ये क्या होता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म समझाया। मेंबर सेकंड अच्छा फैमिली मैन जैसे मतलब फैमिली मैन अभी बहुत हिट हो रही है, तो इनको ओटीटी देखना इनकी हॉबी होगी, तो ओटीटी में मतलब बात चली तो फैमिली मैन की भी बात आ गई। नरेगा सुना है क्या, क्या है ये नरेगा, क्या इससे माइग्रेशन रुका हुआ है, रुका है, नरेगा से बिल्कुल रुका है, बहुत हद तक रुका है। पुलिस में करप्शन है, आप क्या स्टेप्स लोगे पुलिस की करप्शन को रोकने के लिए, है ना। रिफाइनरी से राजस्थान को क्या फ़ायदा होगा, ये भी इनसे पूछा गया। तो दोस्तों अच्छा इंटरव्यू था। महिलाओं से जो इंटरव्यू होता है मुझे थोड़ा सा स्मूथ लगता है ना महिलाओं का। देखो बाबूलाल कटारा सर का था, लेकिन सामने लेडी थी ना, तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा गया। थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं जब सामने मतलब लड़के होते हैं, तो बाबूलाल कटारा सर हमेशा नहीं, कभी कभी वो वुमन के साथ भी हो जाते हैं, लेकिन ठीक है, वुमन का थोड़ा सा स्मूथ चलता है, मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे क्वेश्चन हम देखते हैं उनके मुकाबले। और दोस्तों ये है जॉब करते हैं कनिष्ठ सहायक, तो इनसे पूछा गया 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, स्नातक कहाँ से की, वर्तमान में कहाँ कार्यरत हो, भारत की सॉफ्टवेयर क्या है, ब्रिक्स का पूरा नाम बताइए,
ठीक है, नहाने वाले साबुन की पीएच क्या होती है भाई? ये मेंस का पेपर ले रहे हैं आप या फिर इंटरव्यू ले रहे हैं? आपातकाल क्या होता है, किन किन आधारों पे लगाया जाता है? खैर इतने हार्ड नहीं है, ईजी है, हम दे सकते हैं जवाब। दयानंद सरस्वती के बारे में बताइए। राजस्थान की महिला जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड, तो मैग्सेसे अवार्ड मैंने पहले भी बोला है, पढ़ के जाना है और अभी भी बोल रही हूँ, पढ़ के जाना है मैग्सेसे अवार्ड। शाला दर्पण पोर्टल के बारे में बताइए। वर्तमान जॉब में क्या कार्य करते हैं? तो कनिष्ठ सहायक हैं दोस्तों, स्कूल में लगे हुए हैं, इसलिए शाला दर्पण पूछा गया है। और जॉब में भी क्या काम करते हैं? लॉकडाउन के दौरान जॉब में क्या काम किया? स्कूल के रिगार्डिंग कुछ प्रश्न किए, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, इंटरनल ज्ञान, ब्रेन ड्रेन हो गया है ना। ब्रेन ड्रेन होता है, जो हमारे अच्छे लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो विदेशों में जाकर सेटल हो जाते हैं। प्रशासक में क्या गुण होने चाहिए? 2-3 लाइनों में बताइए। रसोई को आयुर्वेद की पाकशाला क्यों कहते हैं? काढ़ा पीने के क्या फ़ायदे होते हैं? देखिए आप कितना मतलब किधर किधर इंटरव्यू जा रहा है, कुछ भी मतलब किधर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चों को क्या नुकसान हो रहा है? फ़ायदे नहीं पहुंच रहे हैं, नुकसान पूछ रहे हैं। तो दोस्तों नुकसान तो सबसे बड़ा यही है कि बहुत सारे लोगों के पास में स्मार्टफोन ही नहीं है, तो ऑनलाइन एजुकेशन पूछेगी पहुँचेगी कहाँ से? बहुत सारे लोगों के पास फ़ोन है बट उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। बहुत सारे गाँवों में तो लाइट ही नहीं है अभी तक, है ना। तो कहाँ से बच्चे, बेचारे सरकारी स्कूलों में वो बच्चे आते हैं जो जिनके पास में बहुत कम पैसे होते हैं, उनके पास में कहाँ स्मार्टफोन है। अगर घर में कोई एक स्मार्टफोन होगा भी, उस घर में 4 बच्चे होंगे तो वो किस किस को पढ़ने के लिए देंगे, है ना। तो ये सारे बहुत सारे नुकसान भी हैं इसके। सबसे छोटा संभाग कौन सा है? इसमें कितने ज़िले हैं? बीटेक प्रशासन में कैसे उपयोग करोगे बीटेक को? कोविड-19 का पेंडेमिक नेम पूछा है, और कोविड-19 की कौन कौन से वैक्सीन आ चुकी हैं अभी तक। तो अच्छा इंटरव्यू था दोस्तों इनका, सिंपल सा इंटरव्यू था, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए, तो बहुत इजी भी नहीं थे, है ना। जॉब से रिलेटेड भी पूछे गए और अदर क्वेश्चंस भी पूछे गए। तो दोनों को ही दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, अच्छे नंबर से मतलब अच्छे रैंक के साथ में सिलेक्शन पाएंगे। और बाकी आप लोगों को भी बेस्ट ऑफ लक, जिनके आज इंटरव्यू हैं, कल इंटरव्यू हैं और भविष्य में होने वाले हैं। ऑल द बेस्ट गाइज। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और थोड़ी सी अगर मेहनत के अप्रिसिएशन करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।